हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 4 का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है शक्ति। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कार्य भी पढ़ा और ऊर्जा भी पढ़ा, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य हम लोगों ने पढ़ लिया, ऊर्जा भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे शक्ति। ठीक है, तो देखिए हम लोग का शक्ति होता क्या है। किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। या कोई कार्यकर्ता इकाई समय में जितने कार्य को करता है उसे उसकी शक्ति कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य करता है, उसकी कार्य करने की जो दर रहती है, जो कार्य करने की दर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। एक व्यक्ति है जो कार्य करता है, तो उसके कार्य करने की जो दर होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। या तो इसका दूसरा फॉर्मूला आप लोग को ये फॉर्मूला ये डेफिनेशन अच्छा लगे तो इसको लिखिएगा, ये वाला अच्छा लगे तो इसको लिखिएगा। तो इसका क्या है, देखिए, कोई कार्यकर्ता इकाई समय में जितने कार्य को करता है उसे उसकी शक्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग अपने घर से स्कूल जाते हैं तो उसके लिए या तो हम लोग स्कूटी से जाएंगे या साइकिल से या बस से, तो उसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य करने की दर रहेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, शक्ति। तो इसका फॉर्मूला देखिए, सूत्र के रूप में शक्ति क्या होता है, कार्य बटा समय। ठीक है, और शक्ति एक अदिश राशि है। और यदि हम लोग जो कार्य करता है टी समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति कार्य बटा समय, तो कार्य को हम लोगों ने W से लिया और समय को स्मॉल t से, और जो शक्ति तो शक्ति पावर, तो पावर को P से। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका दिया हुआ है। अब इसके बाद एक दूसरा पॉइंट देखते हैं। शक्ति आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो कोई भी व्यक्ति है जिसके कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये मेन पॉइंट है कि शक्ति एक अदिश राशि है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम। ठीक है, आइंस्टीन के फॉर्मूला को बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रदर्शित किया गया द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का जो समीकरण है वो आप लोगों का होता है E = mc² का स्क्वायर। जो आइंस्टीन ने समीकरण दिया था वही आप लोगों का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का समीकरण है, इक्वेशन है। ठीक है, E होता है mc का स्क्वायर, जहाँ पे E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है तथा c निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो इसको, ये द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का समीकरण आप लोग को बोलेगा तो आप लोग आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का समीकरण है उसी को लिखिएगा, E = mc का स्क्वायर, जहाँ पे E एनर्जी है, m मास है और c आप लोगों का क्या है, स्पीड लाइट है। ठीक है, प्रकाश की चाल है। इसमें बहुत सारा ऊर्जा के रूप दिए हुए हैं बुक में, तो आप लोग उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बहुत सारा डेफिनेशन के रूप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, कोलिजन जो संघट है आप लोगों का क्या होता है, कोलिजन जब दो पिंड भौतिक रूप से एक दूसरे से टकराते हैं अथवा एक पिंड के प्रभाव से दूसरे पिंड का पथ बदल जाता है, तो इस परिघटना को संघट कहते हैं। एक बार और डेफिनेशन को सुनिएगा। जब दो पिंड भौतिक रूप से एक दूसरे से टकराते हैं, दो पिंड हैं वो भौतिक रूप से एक दूसरे से टकराते हैं अथवा एक पिंड के प्रभाव से दूसरे पिंड का पथ बदल जाता है, तो इस परिघटना को संघट कहते हैं। मतलब जब दो पिंड भौतिक रूप से एक दूसरे से टकराते हैं अथवा एक पिंड के प्रभाव से दूसरे पिंड का पथ बदल जाता है, तो इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, संघट कहते हैं। जब दो पिंड आपस में टकराएंगे, ये टकराने के बाद उनका पथ अलग अलग हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संघट। तो संघट का प्रकार वगैरह देखते हैं, दिया हुआ है तो उसको देखिए। उदाहरण के लिए क्या दिया हुआ है, किसी गेंद का दीवार से टकराना। ठीक है, जो गेंद है वो दीवार से टकराएगा तो उनकी दिशा बदल जाएगी, तो वो क्या हो गया, संघट का एग्जाम्पल। बिलियर्ड की गेंदों का टकराना, कैरम की गोटियों का टकराना, गैस के अणुओं का एक दूसरे से टकराना, ये सब संघट के उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि संघट का हम लोग का जो प्रकार है वो क्या है। संघट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोलिजन। संघट तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थ संघट, अप्रत्यास्थ संघट और आप लोगों का एक और है पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। तो पहला जो प्रत्यास्थ संघट होता है उसको देखिए।
प्रत्यास्थ संघट क्या होता है? प्रत्यास्थ संघट वे संघट होते हैं जिनमें रेखीय संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है। इलास्टिक कोलिजन है वो प्रत्यास्थ संघट वे संघट होते हैं जिनमें रेखीय संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहते हैं। प्रत्यास्थ संघट में हम लोगों का जो रेखीय संवेग है वो और गतिज ऊर्जा है वो दोनों संरक्षित रहते हैं, तो हम लोग का क्या कहलाता है? प्रत्यास्थ संघट। ये देखिए, कांच की गोलियों का संघट, हाथी दांत की गोलियों का संघट, गैस के अणुओं का संघट आदि क्या है? प्रत्यास्थ संघट के उदाहरण हैं। जो प्रत्यास्थ संघट है उसकी विशेषताएं भी दी हुई है, तो विशेषताओं को देखिए। पहला, निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, डेफिनेशन में हम लोग देखे हैं। निकाय की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होती है, अतः गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है। ये दोनों डेफिनेशन में देखे ना कि हम लोग का प्रत्यास्थ संघट क्या होता है? जिसमें रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, तो डेफिनेशन से ही दो विशेषता आ गया। तीसरा, पिंडों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल संरक्षी बल होते हैं। ठीक है, दो पिंड रहेंगे, दोनों पिंड एक दूसरे पर जो बल आरोपित करेंगे वो संरक्षी बल होगा। यांत्रिक ऊर्जा के किसी भी भाग का अन्य ऊर्जाओं में क्षय नहीं होता है। जो यांत्रिक ऊर्जा है उसके किसी भी अन्य भाग ऊर्जाओं में क्षय नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो संघट के पहले प्रकार प्रत्यास्थ संघट समझ आया होगा। अब देखिए अप्रत्यास्थ संघट। तो अप्रत्यास्थ संघट क्या होता है? अप्रत्यास्थ संघट वे संघट होते हैं जिसमें रेखीय संवेग संरक्षित होता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता। जस्ट इसके पहले हम लोग देखें प्रत्यास्थ संघट, तो उसमें हम लोग का क्या था? गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग दोनों संरक्षित थे। और इसमें क्या है? अप्रत्यास्थ संघट वे संघट होते हैं जिनमें रेखीय संवेग संरक्षित तथा गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होते, मतलब असंरक्षित रहते हैं। इसमें क्या है? दो वाहनों का संघट, किसी गेंद का फर्श से संघट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं हम लोग के? अप्रत्यास्थ संघट के। अब अप्रत्यास्थ संघट की विशेषताएं क्या है? पहला क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। दूसरा, गतिज ऊर्जा असंरक्षित रहती है। निकाय विशेषताओं में इस संघट में निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला, निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित होता है। निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित होता है। दूसरा, निकाय की गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, अर्थात गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। ठीक है। तीसरा, यांत्रिक ऊर्जा में कुछ भाग का अन्य ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है। पहले वाले में यांत्रिक ऊर्जा का कुछ भाग क्षय नहीं होता था, लेकिन इसमें क्षय हो जाता है। अब इसके तीसरा टाइप को हम लोग देखते हैं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। वो तो सिर्फ अप्रत्यास्थ संघट था, अभी क्या है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। ये क्या होता है उसको देखिए। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट वे संघट होते हैं जिनमें संघट करने वाले पिंड आपस में जुड़कर उभयनिष्ठ वेग से गति करने लगते हैं। दो पिंड हैं, दोनों में संघट होगा, तो उनमें वो दोनों क्या करेंगे? दोनों पिंड आपस में जुड़कर उभयनिष्ठ वेग से संघट करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। दो पिंड हैं, आपस में जुड़ जाएंगे, उसमें उभयनिष्ठ जो वेग है उस वेग से वे दोनों गति करने लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। इसका एग्जाम्पल देखिए, चलती हुई ट्राली में एक व्यक्ति का कूदना। जो चलती हुई ट्राली है उसमें एक व्यक्ति का कूदना, बंदूक से दागी गई गोली गुटके में फंसना। ठीक है, जो बंदूक से गोली दाग रहे हो उसका गुटके में फंस जाना, ये सब क्या है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट के एग्जाम्पल है। अब इसकी भी विशेषताएं पे देखिए। इन संघट में निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला, निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित होता है, क्योंकि अभी अप्रत्यास्थ संघट में था तो उसका भी विशेषता इसमें आएगा। निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित होता है। निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। संघट करने वाले पिंड आपस में चिपक जाते हैं। डेफिनेशन में है ना कि दो पिंड हैं, संघट करेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे और उभयनिष्ठ जो वेग रहेगा उससे गति करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। चौथा क्या है? इस संघट में गतिज ऊर्जा का अधिकतम क्षय होता है किंतु संपूर्ण नहीं। मतलब इसमें जो गतिज ऊर्जा है उसका अधिकतम क्षय होता है लेकिन पूरा क्षय नहीं होता है।
इस संघट में गतिज ऊर्जा का अधिकतम क्षय होता है किंतु संपूर्ण नहीं होता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, संघट के प्रकार। आई होप आप लोगों को संघट, शक्ति और जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम है वो समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और आज के वीडियो में ये जो चैप्टर है 5 वो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।